नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नटवाड़िया आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षा में देखा, अपनी जो बातें थी उनको कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे। आपको अगर अच्छा लगा मैटर तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, और अपने दोस्तों से भी ये काम करवाएं। अब आगे हम बात करते हैं। हमारे जो सब्जेक्ट थी, कल हमने सामान्य सी जानकारी ली कि संविधान क्या होता है, राज व्यवस्था क्या होती है, राजनीति विज्ञान क्या होती है, राजनीति क्या होती है। ये हमने इनकी बातें की कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन था, कैसे हमारे यहाँ राजनीति विज्ञान आई, उसकी हम बात करते हैं। पहले पश्चिमी देशों से हमारे राजनीति विज्ञान चलती हुई आई। राज्य के कितने तत्व होते हैं, हमने राज्य की 4 तत्वों की बात भी की कि जनसंख्या होती है, क्षेत्रफल होता है, सरकार होती है, संप्रभुता होती है। देखो, आज हम आगे बात करेंगे। पहले हम संविधान की बात कर रहे थे और हम बात करेंगे कि हमारे देश में संविधान आया कैसे। हमारे राजतंत्र था, राजतंत्र की जगह गणतंत्र कैसे आया, ये बात करेंगे। और ये बात आज हम थोड़ी सी इतिहास की बात करेंगे, हमारे जो पहले इतिहास में क्या हुआ जिससे कि हमारे को संविधान की आवश्यकता हुई। संविधान यानी वो लिखित दस्तावेज होता है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है, संगठित होती है, नियंत्रित होती है। तो आज हम उसी की बात करेंगे, कैसे यहाँ पे अंग्रेज आए और कैसे यहाँ से अंग्रेज आने के बाद हमारे देश में संवैधानिक विकास का जो क्रम चला, संवैधानिक विकास का जो क्रम है उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम क्लास अब शुरू करते हैं अपने और बात करते हैं। सबसे पहले हम देखो, हमारे देश में अंग्रेज आए, ये आपको पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो उसी की हम बात करते हैं थोड़ी सी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। देखो, हमारे देश में अंग्रेज घूमने आई, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो हमारी औरतें थी वो सुंदर भी थी, साथ में आभूषण बहुत पहनती थी। अब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ की औरतें इतने आभूषण पहनते हैं तो इनके पास आभूषण कितने होंगे, सोने चांदी के आभूषण जो पहनती थी वह इनके पास कितना होगा। उसको देखकर यहाँ पे व्यापार करने की इच्छा हुई, और व्यापार करने की इच्छा हुई तो वो व्यापार करने के लिए उन्होंने अपना एक समूह बनाया। व्यापारियों का एक समूह था। पूछा भी जा सकता है व्यापारियों के समूह का नाम क्या था, तो व्यापारियों के समूह का नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से उन्होंने अपना एक समूह बना लिया, और ये समूह जाके मिला महारानी से। इंग्लैंड में देखो महारानी का राज चलता है, और उस समय इंग्लैंड की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। यानी कि एक व्यापारियों का समूह था, समूह का नाम क्या था, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम था। और यह समूह किससे जाके मिलता है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से जाके मिलता है। किससे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से जाके मिलता है। और महारानी को बताया जाता है कि हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते हैं, और यहाँ भारत समेत पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करते हैं महारानी से। और महारानी इनको व्यापार करने की अनुमति देती है 15 साल के लिए। कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष का रॉयल चार्टर देती है इनको। क्या देती है, रॉयल चार्टर, एक अधिपत्र देती है। महारानी थी तो इनका एक राजलेख था, रॉयल चार्टर था, और वो रॉयल चार्टर प्रदान करती है 15 साल के लिए, जिसे 1600 का राजलेख कहा जाता है। 1600 ईस्वी का राजलेख कहा जाता है। उस 1600 ईस्वी के राजलेख के तहत ये 15 साल की इनको अनुमति देती है, और इस अनुमति के आधार पर एक कंपनी स्थापित करती है, क्योंकि इसने कहा कंपनी स्थापित करनी है। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक कंपनी की स्थापना की गई, और उस कंपनी का नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि कंपनी कौन सी स्थापित की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC की स्थापना की गई। स्थापना कब की गई, 31 दिसंबर 1600। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन से राजलेख के अनुसार हुई, तो 1600 ईस्वी के राजलेख के अनुसार। कौन से राजलेख के अनुसार, 1600 ईस्वी के राजलेख के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और कंपनी की स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600।
क्योंकि अंग्रेजों का एक समूह था, समूह का नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर नाम था। ये समूह जाके मिलता है महारानी से, महारानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम। इससे मिलकर महारानी इनको 15 साल का एक रॉयल चार्टर देती है कि 15 साल आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकते हो, भारत के साथ व्यापार कर सकते हो। और उसी को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर 1600 को एक कंपनी स्थापित की गई, ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना के समय इसमें 217 भागीदार थे। कंपनी में कितने भागीदार थे? 217 भागीदार। ये भी पूछा जा सकता है कि स्थापना के समय कंपनी में भागीदारों की संख्या कितनी थी, तो भागीदार थे 217 भागीदार। ये भी पूछा जा सकता है कि कंपनी की आय कितनी थी। कंपनी की जो वार्षिक आय थी वो थी 30,133 पौंड, पौंड चलता है वहाँ पे, तो पौंड में थी 30,133 पौंड। कंपनी में गवर्नर जनरल होता था, उप गवर्नर होता था और 24 अन्य भागीदार और थे। इस कंपनी में जो इनका संचालन करने की जिम्मेदारी होती थी वो गवर्नर, उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे, उनके द्वारा इनका संचालन होता था। टोटल भागीदार इसमें 217 थे। इस कंपनी की जो वार्षिक आय थी, वार्षिक आय 30,133 पौंड थी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित कुछ बातें। अब आगे हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित आगे हम बात करते हैं कि भाई कंपनी का गठन हो गया। अब कंपनी का गठन कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हो। कंपनी का गठन ब्रिटेन में हुआ तो व्यापार तो भारत के साथ करना था, आएंगे तो कहाँ? भारत में। तो भारत में इन्होंने अपने कुछ दूत भेजे, उनकी हम बात करते हैं। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो आगे हम बात करें तो 1608 में 1608 ईस्वी में कंपनी ने अपने एक अधिकारी को भेजा, भारत में भेजा कि भारत में जाके आप भारत से व्यापार करने की अनुमति मांगो। तो सबसे पहले कंपनी ने अपना जो अधिकारी भेजा वो कैप्टन हॉकिंस को भेजा। किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस। सबसे पहले कंपनी ने कैप्टन हॉकिंस को 1608 में भारत के साथ व्यापार करने के लिए भेजा। 1608 में भारत में उस समय जो सम्राट था उसका नाम था जहांगीर। 1608 ईस्वी में मुगल सम्राट, दिल्ली सल्तनत हमारी चल रही थी, मुगलों का राज था दिल्ली में। तो उस समय 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सम्राट बना था जहांगीर। तो यानी कि इस समय ये कैप्टन हॉकिंस किससे जाके मिलेगा? जहांगीर से। 1608 में मुगल सम्राट था जहांगीर, जहांगीर से जाके मिलता है कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर की जो मुलाकात होती है आगरा के किले में। इन दोनों की मुलाकात होती है। पहली मुलाकात कहाँ पे? आगरा के किले में इनकी मुलाकात होती है। आगरा का किला अकबर ने बसाया था, उसमें इनकी मुलाकात होती है। कैप्टन हॉकिंस और जहांगीर दोनों मुलाकात करते हैं और व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये बढ़िया बढ़िया इसके लिए विदेशी ब्रांड की शराब भी लेके आया था। इसको भाई थोड़ा सा लालच देंगे तभी तो देगा, लेकिन जहांगीर इसको अनुमति नहीं देता। यह अनुमति प्राप्त करने में सफल नहीं होता। जब ये सफल नहीं होता, 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, 8 साल बीत चुके थे, तब ये आया था अनुमति लेने, जबकि महारानी ने तो 15 साल की अनुमति दी थी। तो कंपनी जाके मिलती है किससे? महाराजा से, क्योंकि भाई महारानी ने ऑर्डर दिया 15 साल का, मिलेंगे किससे? महाराजा से जाके मिलते हैं। और महाराजा से 1609 में मुलाकात करते हैं। तो महाराजा था उस समय जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम से मुलाकात करते हैं 1609 में। तो जेम्स प्रथम अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देते हैं, कंपनी के व्यापार करने की अनुमति को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा देता है, क्योंकि पहले कितने साल के लिए थी? 15 साल के लिए। अब जेम्स प्रथम 1609 में अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा देता है। फिर इसके बाद में 1616 ईस्वी में सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का ही दूत था, इसको भेजा जाता है अनुमति लेने के लिए। अब ये भी जानता था
कि पहले से कैप्टन हॉकिंस आ चुका है, जहांगीर मना कर चुका है, तो इसने क्या किया, सर टॉमस रो ने ये जाके मिलता है शाहजहाँ से, और शाहजहाँ की मदद से ये मिलता है जहांगीर से। यानी इन दोनों की मुलाकात करवाने वाला कौन था, शाहजहाँ। शाहजहाँ को तो नाम सुना होगा शाहजहाँ का, तो क्योंकि उसने मुमताज़ की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। उसी शाहजहाँ की मदद से सर टॉमस रो किससे मिलता है, जहांगीर से मिलता है। और इन दोनों की जो मुलाकात होती है वो मुलाकात होती है हमारे राजस्थान का एक दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग, ये आपके अजमेर में है। अजमेर के मैगजीन दुर्ग में इनकी मुलाकात होती है, और पहली मुलाकात राजस्थान के अजमेर के मैगजीन दुर्ग में हुई, और यहाँ से जहांगीर से सर टॉमस रो व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल होता है। अब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो देखें। सबसे पहला दूत कौन था कंपनी का, कैप्टन हॉकिंस। अनुमति प्राप्त करने में सफल होने वाला दूत कौन है, सर टॉमस रो। कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने की अनुमति कब दी गई, 1609 में। किसने दी, जेम्स प्रथम ने दी। अब यहाँ से कंपनी धीरे धीरे भारत के साथ व्यापार करते करते परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि भारत पे राज भी करने लग जाती हैं। ये तो आपने भी सुना है कि भारत पे राज करते हैं अंग्रेज, तो भारत पे राज कैसे करते हैं, ये धीरे धीरे चलता रहा, व्यापार करते रहे, और व्यापार करते करते आगे हम बात करते हैं 2 युद्ध हुए, उन 2 युद्धों की बात करेंगे। फिर यहाँ से हमारा संवैधानिक विकास का क्रम चलेगा, यहाँ से हमारे संविधान के निर्माण कैसे हुआ वो क्रम चलेगा। तो हम बात करते हैं उन 2 युद्धों की, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो 2 युद्ध कौन से, आज हम थोड़ी हिस्ट्री की ही बात करेंगे। 2 युद्ध कौन से हुए, तो सबसे पहले युद्ध होता है, उसकी हम बात करते हैं। धीरे धीरे व्यापार करने लगे, 1600 में व्यापार, 1612 में इन्होंने अपनी पहली सूरत में व्यापारी कोठी भी स्थापित कर दी थी। ये हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसी में पढ़ते हैं हम इसको। हिस्ट्री वाले सर इसको और भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ाएंगे, वहाँ पे इनकी बात करेंगे आगे, और वो सर भी दोबारा पढ़ाएंगे। अभी हम बात करते हैं 2 युद्धों की, और 2 युद्धों में सबसे पहला जो युद्ध होता है उसकी हम बात करते हैं, उसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। क्योंकि इन 2 युद्धों की वजह से भारत में राजनीतिक उथल पुथल हुई थी, राज व्यवस्था आई थी इन 2 युद्धों की वजह से। तो इन 2 युद्धों की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लासी का युद्ध, और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। प्लासी आपके बंगाल में पड़ता है, प्लासी आपके बंगाल में पड़ता है। इस प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ, तो युद्ध का नाम हो गया प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757। युद्ध किन किन के बीच हुआ, तो युद्ध हुआ अंग्रेज वर्सेज बंगाल का नवाब। युद्ध किन किन के बीच हुआ, अंग्रेज वर्सेज बंगाल का नवाब। क्योंकि हमने यहाँ पे राजलेख पढ़े, 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई। कंपनी व्यापार करते करते धीरे धीरे भारत के ऊपर शासन करने लग जाती है। भारत का सबसे बड़ा स्टेट था उस समय बंगाल था, क्योंकि आपका वर्तमान पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश मिलकर पहले बंगाल था। तो इस बंगाल पे शासन करने लग जाते हैं, उसी की हम बात करते हैं। तो युद्ध हुआ अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच। अब युद्ध क्यों हुआ भाई, युद्ध हुआ तो युद्ध क्यों हुआ, युद्ध को लेकर 2 कारण बताए गए। आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, हिस्ट्री में बहुत बढ़िया ढंग से बताया भी जाता है युद्ध के कारणों। तो यहाँ पे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। युद्ध के कारण बताए गए 2। एक तो बताया गया ब्लैक होल की घटना। इस युद्ध के लिए जो जिम्मेदार बताया जाता है वो बताया जाता है, एक तो ब्लैक होल की घटना को बताया जाता है, और दूसरा बताया जाता है एक महल था, महल का नाम है फोर्ट विलियम। देखो हुआ क्या, थोड़ी सी बात मैं बता देती हूँ। ब्लैक होल की घटना मानते हैं कि जो बंगाल का नवाब था, ये जो बंगाल का नवाब था, इसका नाम था सिराजुद्दौला।
बंगाल के नवाब का नाम क्या था? सिराजुद्दौला। कहते हैं कि सिराजुद्दौला ने 144 अंग्रेज अधिकारियों को एक 14x18 के कमरे में, 14 गुणा 18, 14x18 के कमरे में इसने 144 अंग्रेज अधिकारियों को बंद कर दिया था। एक छोटा सा कमरा था जिसमें ना कोई खिड़की थी ना और कुछ था, एक गेट था, उससे धकेल धकेल के उसने 144 अंग्रेज अधिकारियों को बंद कर दिया। तो बिल्कुल ब्लैक था हॉल भाई, खिड़की नहीं थी तो रोशनी नहीं थी, रोशनी नहीं थी तो हॉल कैसा था? ब्लैक होल। तो उसने 144 अंग्रेज अधिकारियों को बंद कर दिया गया। जब छोटे से कमरे में इतने लोगों को एक साथ बंद किया गया तो उनकी दम घुटने से मृत्यु हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई। तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई तो लोग, इतने लोग थे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, किसी ने ऊपर से छोड़ी, किसी ने नीचे से छोड़ी। तो उस वजह से 144 अंग्रेज अधिकारियों में शायद 1-2 जीवित बचे थे, बाकी सारे एक्सपायर हो गए थे। इस वजह से अंग्रेज नाराज थे सिराजुद्दौला से। किससे नाराज थे? सिराजुद्दौला से। और दूसरी घटना जो जिम्मेदार मानते हैं कुछ इतिहासकार, वो मानते हैं फोर्ट विलियम को, कि अंग्रेजों ने एक महल बसाया था कलकत्ता में और उस महल का नाम था फोर्ट विलियम। इस फोर्ट विलियम को देखने की इच्छा हुई सिराजुद्दौला की, क्योंकि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था तो घूमते घूमते जब कलकत्ता शहर में घूम रहा था तो इसको भी ये महल देखने की इच्छा हुई। जब ये महल देखने की इच्छा हुई इस सिराजुद्दौला को, तो ये महल में जाना चाहता था, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने इसको जाने नहीं दिया, गेट से वापस लौटा दिया। अब इसी के राज में ये व्यापार कर रहे हों तो नाराज़ तो होंगे। और पहले वाले राजा महाराजा अपनी इज्जत पे अगर कोई बात आ जाती थी, बेइज्जती महसूस नहीं करते थे वो, फिर तो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। तो सिराजुद्दौला नाराज़ हो गया। ब्लैक होल की घटना से अंग्रेज नाराज़ थे, इधर सिराजुद्दौला इस फोर्ट विलियम की वजह से नाराज़ था, क्योंकि फोर्ट विलियम अंग्रेजों ने बसाया था। तो अपने तो क्या करते हैं, पर्वतों के ऊपर बनाते हैं किले राजा महाराजा, तो वही एक सीधा सा फॉर्मूला होता है उनका, गारे पत्थर से बनाने वाला। अब ये अंग्रेज थे तो इन्होंने कुछ आर्किटेक्ट बुलाए होंगे, इन्होंने नक्शा वक्शा बनाया होगा, तो बढ़िया महल बनाया होगा, तो देखने की इच्छा हुई। और शीशा उसा लगा रखा होगा, वो अपने राजस्थानी भाषा में कहते हैं दूर से पड़ को मार रहे हो। तो जब दूर से ही अगर अच्छा लग रहा था तो सिराजुद्दौला देखने की इच्छा होगी। इस वजह से ये दोनों आपस में दुश्मनी हो गई और इनके बीच में लड़ाई होती है, प्लासी का युद्ध। और युद्ध होता है 23 जून 1757। प्लासी के मैदान में इनका युद्ध होता है। अंग्रेजों की तरफ से सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, सेनापति था, वो था लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव उनका पूरा नाम था। लॉर्ड क्लाइव जो पहला गवर्नर भी था, पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो लॉर्ड क्लाइव था। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर भी था, बंगाल का प्रथम गवर्नर, और ये 2 बार गवर्नर था। 1757 में भी था ये, और उसके बाद में भी 2 बार आया था। तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अगर पूछा जाए प्रथम गवर्नर कौन था, क्योंकि आपके आगे काम आएंगे प्रथम कौन थे, गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था। तो अभी यहाँ पे बंगाल का पहला गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव, और इधर बंगाल का नेतृत्व कर रहा था सिराजुद्दौला। इस सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, नाम था उसका मीर जाफर। सेनापति का नाम क्या था? मीर जाफर। ये इस सिराजुद्दौला का सेनापति था। अब युद्ध के बीच में इस मीर जाफर को मिला लेता है लॉर्ड क्लाइव अपनी ओर। कैसे भी दिया होगा इसको कि भाई तू अगर हमारा साथ देगा तो बंगाल का अगला नवाब तेरे को बना देंगे, इसके साथ रह के क्या करेगा, सेनापति रहेगा, तेरे को ही अगला बंगाल का नवाब बना देंगे। और हमारे इतिहास में हमारे राजा महाराजा जो धोखे खाए हारते नहीं थे, क्योंकि हमारे राजा महाराजा बहुत ही वीर थे, योद्धा थे, लेकिन वो अपनों की वजह से धोखा खाए थे। आप अगर इतिहास में पढ़ो तो आपको बहुत बार मिलेगा इतिहास में कि कैसे कैसे धोखा खाए थे। तो मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव से मिल जाता है युद्ध के बीच में, इसलिए इतिहास में मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ किसे कहा जाता है? मीर जाफर को कहा जाता है। इतिहास में लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ मीर जाफर को बताया गया है, क्योंकि मीर जाफर ने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को और इसका साथ दिया था। अब मीर जाफर को इतिहास में
मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। गीदड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने लॉर्ड क्लाइव का साथ दिया था सिराजुद्दौला को धोखा देकर। अब युद्ध में इसने साथ दिया, सेनापति अगर अंग्रेजों का साथ दे रहा है तो विजय किनकी हो गई? अंग्रेजों की। यहाँ पे विजेता कौन हो गए? अंग्रेज। अब अंग्रेज विजेता हो गए, मीर जाफर को उन्होंने क्या बना दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर जाफर ने बंगाल के नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को धन दिया। अंग्रेजों को धन दिया तो इनकी मनसा और ज़्यादा बढ़ गई, इनका लालच बढ़ गया कि भाई अपने को धन दे रहे हैं, युद्ध में तो जीत हो ही गई। तो इसने मीर जाफर से और धन की मांग की, जाफर पूरा नहीं कर पाया तो इसको हटा के मीर जाफर की जगह बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया मीर कासिम को। देखो नाम दोनों का एक है मीर, लेकिन ये जाफर है, ये कासिम है। बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया मीर कासिम को। अब मीर कासिम को नवाब बना दिया, बंगाल में धन खत्म हो गया क्योंकि धन तो इनको दे चुके थे। अब धन दे चुके थे तो मीर कासिम ने सोचा कि अब इनको धन देने के बजाय अगर हम इनको युद्ध करके हरा दें, अगर इनको युद्ध करके हरा दिया जाए तो फिर अपने पास धन भी बच जाएगा और अपने पास बंगाल का राज भी बच जाएगा, क्योंकि ये बंगाल का नया नवाब बन गया था। तो इस तरह प्लासी के युद्ध में विजय हो गई अंग्रेजों की और बंगाल का नवाब कौन रह गया? मीर कासिम। यहाँ पे अंग्रेजों ने युद्ध जीतने के बाद बंगाल पे शासन नहीं किया, क्यों? केवल उन्होंने तो यहाँ से धन प्राप्त किया, धन से मतलब था इनको। तो अब आगे क्या होता है, आगे हम बात करते हैं अगले युद्ध की, क्योंकि वहाँ से भी भारत पे राज व्यवस्था स्टार्ट हो जाएगी, बंगाल पे शासन हो जाएगा अंग्रेजों का। यहाँ पे अंग्रेजों का शासन नहीं हुआ था। तो ये था पहला युद्ध, प्लासी का युद्ध। युद्ध हुआ 23 जून 1757 को युद्ध हुआ, अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध हुआ। युद्ध क्यों हुआ? इसके कारण दो हैं, ब्लैक होल की घटना और फोर्ट विलियम। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव नेतृत्व कर रहा था सेना का, और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला कर रहा था। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर, जो क्लाइव से मिल जाता है, जिसे इतिहास में लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। इसके बाद में मीर कासिम बनता है। आगे हम बात करते हैं अगले युद्ध की, और अगला युद्ध आता है आपका बक्सर का युद्ध। अगले युद्ध की हम बात करें और अगला दूसरा युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर आपके पड़ता है बिहार में, बिहार का एक जिला है बक्सर, उसके मैदान में युद्ध हुआ तो नाम पड़ गया बक्सर का युद्ध। और युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1761। युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1761 में युद्ध होता है। युद्ध किन किन के बीच होता है? युद्ध होता है अंग्रेज वर्सेज बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और दिल्ली का सम्राट। क्योंकि देखो बंगाल का नवाब जानता था अकेला जीत पाए या ना जीत पाए, इसलिए इसने अपनी मदद ली अवध के नवाब और दिल्ली के सम्राट से। इस समय बंगाल का जो नवाब था वो था मीर कासिम। अवध का जो नवाब था वो था सुजाउद्दौला। और दिल्ली का जो सम्राट था वो था शाह आलम सेकंड। और इधर से अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। युद्ध हो गया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में क्या हुआ देखो, नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये मीर कासिम है, वो मीर जाफर था। यहाँ अवध का नवाब सुजाउद्दौला है, वो सिराजुद्दौला था। नाम थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, वो सिराजुद्दौला था, ये सुजाउद्दौला है। वो अपने भाषा में बोले तो यो सुजो बाबू। और दिल्ली का सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। अब बक्सर की युद्ध की अगर हम बात करें तो युद्ध के बीच में दिल्ली का जो सम्राट था, ये दिल्ली का सम्राट अंग्रेजों से मिल जाता है। वही बात
हम युद्ध हारते क्यों हैं? क्योंकि हमारे को युद्ध में अपने ही धोखा देते हैं। वो नहीं सुना, अपनों ने दिया धोखा, गैरों से क्या शिकायत क्या करें, वो जो गाना आता है, यहाँ पे भी अपने ही धोखा दे रहे हैं। देखो, दिल्ली के सम्राट ने धोखा देकर अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, एक्टर मुनरो का साथ देता है, और यहाँ से भी विजय किनकी हो गई युद्ध में? अंग्रेजों की। बक्सर का युद्ध भी कौन जीत गए? अंग्रेज। इस तरह दोनों युद्धों को जीतने के बाद, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद, भारत में जो राजनीतिक जो व्यवस्था में बदलाव हुआ, यानी बंगाल पे शासन हो गया किनका? अंग्रेजों का। और अब अंग्रेजों का बंगाल पे शासन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पे शासन हो गया, तो शासन हो गया तो अपनी तरह राजतंत्र तो था नहीं इनके। अब शासन हो गया तो इनके लिए नियम कायदे बनाए गए, और इनके लिए जो नियम कायदे बन के आते थे वो ब्रिटेन से बन के आते थे, लंदन से बन के आते थे, काउंसिल जो इनका जो संसद थी वहाँ से बन के आते थे। तो इनके जो अधिनियम बन के आते थे लंदन से, वो यहाँ आते थे, यहाँ पे संचालित होते थे। यहाँ पे जो संचालित करता था, जो यहाँ पे कार्यकारी जो अधिकारी होते थे, जो हम यहाँ पे शासन करते थे, उनकी हम बात करेंगे। तो इस तरह भारत पे शासन हो जाता है, बंगाल पे शासन हो जाता है अंग्रेजों का। अब अंग्रेजों का शासन हो गया, उसकी हम बात करते हैं, और यहाँ से हम पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। यहाँ से हम पढ़ते क्या है? भारत का संवैधानिक इतिहास। अब देखो, संवैधानिक इतिहास पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बात करता हूँ संवैधानिक इतिहास में। हम संवैधानिक इतिहास को दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। भारत का संवैधानिक इतिहास। अभी हम संविधान के निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं संवैधानिक इतिहास की, कि संविधान सभा की जरूरत क्यों पड़ी थी, उसकी हम बात करते हैं। तो भारत के संवैधानिक इतिहास को हम पढ़ेंगे दो भागों में तोड़ के। कितने भागों में? दो भागों में। क्योंकि पॉलिटी में मैंने ऑफलाइन क्लासों में बहुत से स्टूडेंटों से सुना है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें मैंने बहुत से स्टूडेंटों से सुना है कि सर पॉलिटी में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत करता है संवैधानिक इतिहास। हम भूल जाते हैं कि कौन से अधिनियम में क्या बात हुई, कौन से में क्या नहीं हुई। 1757 की बात, 1857 की बात करेंगे, 1861 में पहुंच जाएंगे। 1861 की बात करेंगे, दूसरे में पहुंच जाएंगे, 1909 में पहुंच जाएंगे। तो उस बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता हूँ संवैधानिक इतिहास को दो भागों में तोड़ के पढ़ें। जितना आप तोड़ के पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा विश्लेषण होगा, जितना ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम इसको दो भागों में तोड़ के पढ़ते हैं। एक भाग को हम पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। एक भाग में तो पढ़ेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और दूसरे में भाग में पढ़ेंगे हम ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज कह दो, क्राउन कह दो, महारानी कह दो, इनका शासन, इनके अधीन शासन। भारत पहले इसके अधीन रहा, फिर इसके अधीन रहा, इसको हम पढ़ेंगे। अब इसमें कौन कौन से अधिनियम पढ़ेंगे, वो मेन अधिनियम पढ़ेंगे हम। जो मुख्य मुख्य अधिनियम है उनकी हम बात करेंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में पढ़ेंगे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा हम 1781 का भी पढ़ेंगे, 1784 का पढ़ेंगे, 1786 का पढ़ेंगे, 1793 का पढ़ेंगे, इसी में 1813 का पढ़ेंगे, 1833 का पढ़ेंगे और 1853 का पढ़ेंगे। दो भागों में तोड़ना कैसे है? क्योंकि हमारे पहला स्वतंत्रता संग्राम जो भारत का माना जाता है वो 1857 की क्रांति को माना जाता है। आपसे पूछा जाए भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? 1857 की क्रांति थी। एक बार जरूर अखबारों में आया भी था कि सरकार उड़ीसा का जो बोफला विद्रोह हुआ था 1817 में, उसको पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित करेगी, लेकिन अभी घोषित नहीं किया है। उसकी केवल कहा गया है कि उड़ीसा में जो 1817 में बोफला विद्रोह हुआ था उसको पहला माना जाएगा, लेकिन अभी माना जाता है 1857 का। तो हम यहीं से तोड़ के पढ़ेंगे। 1857 से पहले का जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। 1857 के बाद का जो शासन है वो है ब्रिटिश ताज के अधीन, जिसमें हम पढ़ेंगे 1858 का पढ़ेंगे, इसके अलावा 1861 का भी पढ़ेंगे,
जितने भी, जब तक स्वतंत्रता हमारा संग्राम नहीं हुआ था 1947 तक, हम नहीं पूछेंगे तब तक किसमें पढ़ेंगे, ब्रिटिश ताज के दिन पढ़ेंगे। और उससे पहले जो हम पढ़ेंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 1909, 1919 और 1935 यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान का निर्माण इन्हीं अधिनियमों के तहत सबसे ज़्यादा हुआ था। ये भी पूछा जाता है कई बार कि संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा, 1935 के भारत शासन अधिनियम का पड़ता है। वो धीरे धीरे हम बात करेंगे एक एक की। अभी आप इनको दो भागों में बांट के पढ़ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और ब्रिटिश ताज का शासन। क्योंकि भारत में दोनों युद्धों के बाद विजय हो गई, बंगाल पे शासन हो गया अंग्रेजों का, और अंग्रेजों का शासन हो गया तो यहाँ से अंग्रेजी सरकार की हुकूमत चलने लग जाती है। तो हम यहीं से बात करते हैं, और सबसे पहला जो हम अधिनियम की बात करेंगे वो बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम बात करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं अपने अधिनियम से। पहला जो आपका अधिनियम आता है भारत के संवैधानिक इतिहास के क्रम में, वो आता है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अपने नाम के अनुसार रखा, अंग्रेजी में रखा रेगुलेटिंग। भारत पे शासन को नियमित करने के लिए, लगातार करने के लिए, रेगुलर करने के लिए जो नियम लाया गया उसका नाम रखा गया रेगुलेटिंग। और लाया कब गया, 1773 में, तो नाम हो गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं नियामक अधिनियम। नियामक अधिनियम कब आया, 1773 में। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे कि इसमें क्या क्या बदलाव हुआ। बंगाल पे शासन हो गया, तो बंगाल पे शासन हो गया तो बंगाल का जो गवर्नर होता था, बंगाल के गवर्नर का प्रमोशन कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर का प्रमोशन करके उसे बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी गवर्नर का ही प्रमोशन करके क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। बंगाल की जीजी, पहले गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल यानी जीजी बना दिया गया। बंगाल का पहला जो गवर्नर था वो था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। पहला गवर्नर कौन था, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो था आपका वारेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड क्लाइव पहला बंगाल का गवर्नर था, अंतिम बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। और पहला गवर्नर जनरल भी कौन था, जो अंतिम था वही पहला था, वारेन हेस्टिंग। देखो थोड़ी सी बात मैं वारेन हेस्टिंग के बारे में एक और बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। अपन बोलते हैं ना कई बार अपनी भाषा में कि कोई अपने ऊपर अगर कुछ ज़्यादा दादागिरी करे तो बोलते हैं ना कि तू कोई मेरा हमारा कलेक्टर चाहिए। तो अपन जो ऐसे बोलते हैं कलेक्टर, तो ये कलेक्टर आया कहाँ से, ये कलेक्टर के पद का प्रावधान कहाँ से हुआ, तो इस वारेन हेस्टिंग ने 1772 में एक पद का गठन किया था, कलेक्टर। यह भी पूछा जाता है कलेक्टर के पद का गठन किसने किया, वारेन हेस्टिंग ने किया। कब किया, 1772 में किया। क्योंकि वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर था तो इसको राजस्व एकत्रित करने में दिक्कत होती है। जब इसको दिक्कत होती थी तो इसने एक अधिकारी नियुक्त किया और उसको नाम दे दिया कलेक्टर। कलेक्टर का गठन कब हुआ, 1772 में हुआ। किसने किया, वारेन हेस्टिंग ने किया। वारेन हेस्टिंग कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारे यहाँ पे संवैधानिक विकास स्टार्ट होता है, इसलिए इसे कहा जाता है संविधान की प्रथम सीढ़ी। भारत के संविधान की जो पहली स्टेप है, प्रथम सीढ़ी है, वो प्रथम सीढ़ी कौन से एक्ट को माना जाता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को माना जाता है। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत संविधान की स्टार्ट होता है, अपनी शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसे प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। आगे हम बात करें इसी में, इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद का गठन किया गया। परिषद में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य इस गवर्नर जनरल की सहायता करते थे। क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो उसमें उस समय अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंटियाँ थी, एक बंगाल थी, एक मद्रास थी, एक बॉम्बे थी। मद्रास जो वर्तमान चेन्नई कहते हैं, बॉम्बे जिसको मुंबई कहते हो, 3 प्रेसिडेंटियाँ थी
दोनों प्रेसिडेंटियों को इसके अधीन कर दिया गया था, तभी तो इसको बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी में बात करें तो निदेशक मंडल का गठन किया गया, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया कौन से अधिनियम के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निदेशक मंडल का गठन किया गया, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक न्यायालय स्थापित किया गया, जो न्याय का अंतिम न्यायालय तो नहीं था, लेकिन उस समय का भारत का सबसे बड़ा न्यायालय था, और उस न्यायालय का नाम था अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट का गठन किया गया, कहाँ किया गया, कलकत्ता, और कलकत्ता में भी कहाँ पे, फोर्ट विलियम। अभी बात की थी ना कि फोर्ट विलियम जिसके तहत युद्ध हुआ था, जिसके कारण उसमें अपेक्स कोर्ट का गठन किया गया, जिस अपेक्स कोर्ट में 1+3 न्यायाधीश थे, एक मुख्य और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इस अपेक्स कोर्ट का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो था सर एलिजा एमपी। पहला जो न्यायाधीश था, कई जगह इम्पे लिखा हुआ मिलेगा, एमपे लिखा हुआ मिलेगा, इम्प्रे भी लिखा हुआ मिल सकता। सर एलिजा एमपे प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। भारत का पहला जो उच्चतम न्यायालय था अपेक्स कोर्ट था, क्योंकि भारत में पहले राजा महाराजा ही निर्णय देते थे। यहाँ से अंग्रेजों का शासन हुआ, तो अंग्रेजों ने 1774 में अपेक्स कोर्ट का गठन किया, और इस अपेक्स कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे सर एलिजा एमपे। 3 अन्य न्यायाधीश थे, इसमें और भी थे 3, पर मुख्य न्यायाधीश का नाम था सर एलिजा एमपे। ये था आपका पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और दोस्तों आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अगले जो हमारे अधिनियम हैं उनकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, घर पे आराम से, कोरोना महामारी में घर पे रहो। दोस्तों आपको अगर क्लासें अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हमारी टीम आपके लिए लगातार प्रयास करती रहेगी, आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारी टीम जो आपके पूरी सब्जेक्ट की तैयारी करवाएगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि चैनल को आपकी ज़रूरत है। अगर आप चैनल को जितना आगे बढ़ाओगे, हमारा उत्साह उतना ही आगे बढ़ेगा। हम और भी डबल उत्साह के साथ आपके लिए अच्छी क्लासें लेके आएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कहें। और तब तक आपको अगली क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।